नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी। यूपीएससी सीपीएफ 2025 के लिए हमारे हिंदी मीडियम का कोर्स है, जो कि हमारे 599 वाले पैकेज के साथ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये आपको डेमो क्लास नंबर 4 मिल रही है इंडस्ट्रियल रिलेशन की। इसके बाद डेमो क्लासेस आपको नहीं मिलेंगी, सारी क्लासेस हमारी ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगी अगले 2 दिन के अंदर, ठीक है। तो यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट और इस कोर्स का एनरोल करना चाहते हैं तो आप 599 वाला जो PDF पैकेज लेंगे उसके साथ ये क्लासेस आपको फ्री मिलेगी। औद्योगिक संबंध एवं श्रम कानून की हम बात कर रहे हैं और औद्योगिक विवाद अधिनियम का पार्ट 2 आज हम समझने वाले। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें मैंने आपको कारखाना अधिनियम पहली 2 क्लासेस में और तीसरी क्लास में हमने औद्योगिक विवाद अधिनियम को शुरू कर लिया और आज हम इसे ख़त्म करने वाले हैं। इससे पहले की क्लासेस में हमने कुछ विशेष परिभाषाएं और कुछ सिंपल प्रावधान जो थे इस एक्ट के वो देखे थे। आज हम जो इसकी कार्यप्रणाली होती है, इस एक्ट के तहत कार्यप्रणाली के अंतर्गत जो मशीनरीज अवेलेबल हैं उन मशीनरीज को हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें 2 तरह की चीज़ें हम यहाँ पर देखने को मिलती है। एक देखने को मिलता है हमें समझौता यंत्र, यानी कि जिसे हम बोलते हैं जो मशीनरी जिसे हम बोलते हैं, और तीसरा है न्यायाधिकरण, यानी कि हम बोलते हैं ट्राइब्यूनल्स। धारा 4, 3, 4 व 5 में ये 3 चीज़ों की बात करेगी। देखो, जैसे ही धारा 3 आपकी शुरू होती है तो 3, 4, 5, 6 यहाँ पर आपको वर्क कमेटी देखने को मिलती है। 4 में आपको कंसिलिएशन ऑफिसर देखने को मिलता है। 5 में आपको कंसिलिएशन बोर्ड देखने को मिलता है, ठीक है। कंसिलिएशन बोर्ड आपको देखने को मिलता है। 6 में आपको कोड ऑफ इंक्वायरी देखने को मिलती है और 7 नंबर वाली जो धारा है यहाँ से आपके न्यायाधिकरण यानी कि आपके ट्राइब्यूनल जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने कार्य समिति, समाधान से समझौता अधिकारी, समझौता बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, और इसके बाद न्यायाधिकरण, दोनों को समझने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको मध्यस्थता और आर्बिट्रेशन, इन दोनों में अंतर बता चुका था, है ना। यानी कि मीडिएशन, आर्बिट्रेशन और एजुडिकेशन, ये 3 प्रोसेस में मैं आपको अंतर बहुत अच्छे तरीके से बता चुका था। मीडिएशन यानी कि मध्यस्थता होती थी। मध्यस्थता में क्या होता था कि जब भी कोई विवाद आएगा 2 पार्टियों के बीच तो उस विवाद को बिना किसी कानूनी दाव पेच के सुलझाने की कोशिश की जाएगी। आर्बिट्रेशन ये भी मध्यस्थता का ही एक स्वरूप है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें मध्यस्थता को कानूनी दाव पेच के माध्यम से किया जाएगा। और एजुडिकेशन जिसमें न्यायालय का सहारा लिया जाता है, न्यायालय का हम दरवाज़ा खटखटाते हैं। इन सभी को हम 1 बाय 1 क्लास में आज के समझने वाले हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम आगे। तो धारा 12 का में नियोजक और कर्मकार के पारस्परिक विवादों को एक ऐसे यंत्र द्वारा हल करने का प्रयत्न करते हैं जिसे हम पंच निर्णय यंत्र या आर्बिट्रेशन मशीनरी कहते हैं, ठीक है। तो अब आर्बिट्रेशन मशीनरी क्या है समझते हैं, ठीक है। अब देखो, ध्यान से समझना, ये आर्बिट्रेशन मशीनरी का ही स्वरूप है। आर्बिट्रेशन के द्वारा कैसे आप चीज़ों को हल कर सकते हैं, पहले 3 चीज़ों में हम उसे समझेंगे। जब हम आर्बिट्रेशन को समझ लेंगे तो हम न्यायाधिकरण यानी कि एजुडिकेशन को, न्यायिक व्यवस्था को समझेंगे। तो जब बात आती है पंच निर्णय के माध्यम से किसी विवाद को हल करने की, आर्बिट्रेशन में मशीनरी के से किसी विवाद को हल करने के लिए, तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो कहलाता है कार्य समिति आपकी, ठीक है। तो कार्य समिति का जो गठन है, इसका एकमात्र उद्देश्य जो है वो क्या है, नियोजक और कर्मकार के पारस्परिक हितों को बढ़ावा देना। यानी कि नियोजक यानी कि एम्प्लॉयर और कर्मकार यानी कि आपके एम्प्लॉय, इन दोनों के बीच संबंध अच्छे बने रहें, इन दोनों के बीच विवाद ना आ पाए। अब विवाद आने के पीछे जो कारण होता है वो ये होता है कि कहीं ना कहीं कभी नियोजक के मन की चीज़ें नहीं होती हैं या कर्मकार के मन की चीज़ें नहीं होती हैं। नियोजक के अपने चीज़ें होती हैं सोचने के लिए, कर्मकार के अपने। यदि हम कर्मकार यानी कि श्रमिकों के बारे में बात करेंगे तो श्रमिकों के क्षेत्र में हम ये समझ पाएंगे कि भाई श्रमिकों को अपने वेतन चाहिए समय पर, उन्हें अपने बोनस चाहिए और उन्हें विपरीत परिस्थितियों में जो उनके अधिकार हैं वो उन्हें मिलने चाहिए। वहीं नियोजक क्या चाहता है कि कर्मचारी ठीक तरीके से काम करें, वो काम चोरी ना करें, किसी तरह की पॉलिटिकल या राजनीतिक संबंधों में ना फंसे और सिर्फ शांतिपूर्वक अपने काम को करें। तो जब दोनों के आपसी हितों में टकराव होता है तो विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। कार्य समिति का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि समिति इन दोनों सदस्यों से मेरा तात्पर्य यहाँ पर नियोजक और कर्मकारों से, इन दोनों के बीच आपसी सुलह को बना के रख सके और इनके बीच जो मतभेद हैं, इनकी जो शिकायतें हैं, उनका निवारण संस्था के अंदर ही कर सके। अब बात करेंगे हम कार्य समिति के गठन के बारे में। तो देखिए, कार्य समिति कहाँ पर होना जरूरी है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो एक ऐसी संस्था जहाँ पर पिछले 12 महीनों में 100 या 100 से अधिक लोगों ने काम किया हो। ध्यान से समझना है, कोई भी ऐसी संस्था जिसमें चालू वर्ष या पिछले वर्ष यानी कि पिछले 12 महीनों में यदि कर्मचारियों की संख्या 100 या इससे अधिक रही है तो इस नियम के प्रावधान के अनुसार कार्य समिति का गठन होना अनिवार्य हो जाता है वहाँ पर। ठीक है। अब प्रतिनिधित्व की हम बात करें तो इसमें नियोजक और कर्मकार दोनों का समान प्रतिनिधित्व होगा। ठीक है। तो लेकिन इसमें अधिकतम 20 सदस्य भी हो सकते हैं, इसमें अधिकतम 20 सदस्य भी जो है वो हो सकते हैं। ठीक है। हालांकि इसे अमेंड कर दिया गया है और अभी सदस्यों की संख्या 8 कर दी गई है। इसमें अमेंडमेंट हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको न्यू लेबर कोड्स में बताया, न्यू लेबर कोड के लिए माफ़ी चाहूँगा, मैंने आपको जो लेटेस्ट गैजेट रिव्यू सेशंस करा रहा हूँ उसमें हमने देखा है कि अब गैजेट में आ चुका है कि अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, तो यहाँ पर भी हम इसे सुधार कर 8 कर देते हैं। ठीक है। तो इस पूरी चीज़ को हम समझते हैं वन बाय वन। तो कार्य समिति के गठन की कहानी को यदि हम पहले समझें तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ। कार्य समिति या वर्क कमेटी से इंग्लिश में लिखते हैं, जो वर्क कमेटी है ये हर उस संस्था में होगी जहाँ पर 100 या 100 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर चुके हैं पिछले 12 महीनों में, लास्ट 12 मंथ। यदि पिछले 12 महीनों में किसी भी महीने में 100 या 100 से अधिक कर्मचारी कार्यरत थे एक समय पर, तो वहाँ पर वर्क कमेटी कार्य समिति जो है वो होगी। ठीक है। अब कार्य समिति में हम प्रतिनिधित्व की बात करें तो इसमें समान प्रतिनिधित्व होगा। कैसा प्रतिनिधित्व होगा? समान, यानी कि इक्वल। अब इक्वल कैसे होगा? यानी कि नियोजक और कर्मचारी दोनों के ही बराबर प्रतिनिधित्व होंगे। इसमें कम से कम 2 सदस्य हो सकते हैं और अधिक से अधिक 8 सदस्य हो सकते हैं। यदि 2 सदस्य हैं तो यहाँ पर एक व्यक्ति नियोजक की तरफ से नियोजक का प्रतिनिधित्व करेगा, दूसरा व्यक्ति कर्मचारियों की तरफ से कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करेगा। यदि यहाँ पर 4 होंगे तो 2 व्यक्ति नियोजक का प्रतिनिधित्व करेंगे और 2 व्यक्ति कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करेंगे। यदि 6 होगा तो 3 व्यक्ति नियोजक का प्रतिनिधित्व, 3 व्यक्ति कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व, और 8 के केस में दोनों ही पक्षों के 4-4 व्यक्ति जो हैं या 4-4 प्रतिनिधि जो हैं वो होंगे। ठीक है। ये चीज़ें आपको समझनी हैं। और जो 2019 में अमेंडमेंट आ चुका है इसमें, जिसमें कार्य समिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या को घटाकर अब 8 कर दिया गया है, तो इसे आपको याद रखना है। इस एक्ट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। प्रतिनिधित्व भी हम देख सकते हैं, अधिकतम सदस्य इसमें 8 होंगे। ठीक है। जहाँ प्रतिष्ठान में कई स्वामी हो वहाँ उनकी सर्वसम्मति से प्रतिनिधित्व दल का चयन होगा। यानी कि प्रतिष्ठान मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, यदि वो एक ऐसी संस्था है जिसमें मालिकाना हक कई लोगों के पास है तो उनकी सर्वसम्मति से प्रतिनिधि दल का गठन किया जाएगा। सर्वसम्मति से प्रतिनिधि दल का गठन करने से तात्पर्य ये है कि जो सभी के सभी स्वामी जिन व्यक्तियों के नाम को आगे बढ़ाएंगे प्रतिनिधि के तौर पर, उस व्यक्ति को प्रतिनिधि के तौर पर चुना जाएगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पर कार्य समिति का गठन और कार्य समिति का प्रतिनिधित्व देख लिया। यदि क्वेश्चन वर्क कमेटी से बनेगा तो वो क्वेश्चन आपका 3 चीज़ों पर ही बन सकता है। गठन कब होगा? तो 100 या अधिक लोग पिछले 12 महीने में होने चाहिए। प्रतिनिधि की बात आएगी तो भाई प्रतिनिधि बराबर होंगे, कर्मचारी पक्ष के भी और नियोक्ता पक्ष के भी। और जो प्रतिनिधि होंगे इनकी कुल मिलाकर अधिकतम संख्या 8 होगी, न्यूनतम संख्या 2 होगी। न्यूनतम संख्या आपको कहीं दी नहीं गई है, लेकिन हम समझ सकते हैं चूँकि दोनों में समान प्रतिनिधित्व की बात करी गई है, तो यदि कम से कम प्रतिनिधि भी होंगे तो एक एक दोनों पक्षों से ज़रूर होंगे। इसलिए मिनिमम कितने हो सकते हैं, न्यूनतम कितने होंगे? 2 तो होंगे ही होंगे। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कॉमन सेंस का यूज़ करके। निर्वाचन तिथि, अब यहाँ पर क्या बात करा गया है कि नियोजन स्वयं अपनी देखरेख में निर्वाचन कराएगा या अपने सर्वेक्षण में किसी दूसरे व्यक्ति को इसके संचालन का कार्य सौंपेगा। और निर्वाचन में कोई भी कर्मचारी उम्मीदवार हो सकता है जिसने 19 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और संबंधित प्रतिष्ठान में कम से कम 1 वर्ष की सेवा कर चुका हो। ठीक है। तो अब यहाँ पर निर्वाचन किसकी बात हो रही है? जब आप वर्क कमेटी बनाएंगे तो वर्क कमेटी में जो सदस्य चुने जाएंगे उनके निर्वाचन की यहाँ पर बात हो रही है, जिनके लिए 19 वर्ष की आयु और उस संस्था में 1 वर्ष का कार्य अनुभव जो है वो कंपलसरी रहेगा, अनिवार्य रहेगा। ठीक है। कार्य पद्धति की हम बात करें तो इसमें अध्यक्ष 1 होगा, 2 उपाध्यक्ष होंगे, 1 मंत्री होगा और 2 संयुक्त मंत्री चुने जाएंगे और इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। ठीक है। यहाँ पर मैं बता दूं कि इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। स्टिल ये कंटेंट मैंने यहाँ पर रख दिया हुआ है कि कार्य पद्धति की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो या तो अध्यक्ष होगा, 2 उपाध्यक्ष होंगे, 1 मंत्री होंगे और 2 संयुक्त मंत्री चुने जाएंगे।
अब बात करते हैं अगली मशीनरी के ऊपर, जो कि है संराधन या फिर समझौता अधिकारी, जिसे हम कंसीलिएशन ऑफिसर बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है हम पंचतंत्र समझौता यंत्र यानी कि आर्बिट्रेशन मशीनरी को समझ रहे हैं। और आर्बिट्रेशन मशीनरी में हम 3 तरह की चीज़ें उपयोग में करते हैं। एक है आपकी वर्क कमेटी, दूसरा है आपका कंसीलिएशन ऑफिसर और तीसरा आपका कंसीलिएशन बोर्ड। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए रिकॉल करा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहे कि आर्बिट्रेशन मशीनरी में ये 3 चीज़ें आती हैं आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंसीलिएशन ऑफिसर की नियुक्ति के बारे में। तो देखो, कंसीलिएशन ऑफिसर की जो नियुक्ति होगी, समझौता अधिकारी की जो नियुक्ति होगी, ये उस प्रतिष्ठान या समुदाय के लिए कौन करेगा? इस एक्ट के प्रावधानों के तहत आपका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, कौन करेगी? जो समुचित सरकार यानी कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सभी लोग जो हैं वो, अब चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टर्म से ज़्यादा फैमिलियर हैं। तो वही मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसे यहाँ पर संराधन अधिकारी की नियुक्ति करने का अधिकार है इस एक्ट के प्रावधानों के तहत। ठीक है, वो राजपत्र जारी करके इसकी नियुक्ति करेगा। सामान्य तौर पर हमने देखा है कि जो अधिकारी होगा वो किसी भी जिला मजिस्ट्रेट के पद का व्यक्ति होगा। समझौता अधिकारी की योग्यता एवं संख्या के बारे में सरकार का एक विवेकाधिकार है। विवेकाधिकार का मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के औद्योगिक विवाद अधिनियम में ये कहीं भी नहीं दिया गया है कि जो समझौता अधिकारी होगा उसकी योग्यताएं क्या होंगी या वो कितनी संख्या में हो सकता है एक क्षेत्र में। ठीक है, ये सरकार के ऊपर निर्भर करेगा, सरकार के विवेक के ऊपर निर्भर करेगा कि समय समय पर यदि उद्योगों की संख्या बढ़ रही है तो वो एक या अधिक कंसीलिएशन ऑफिसर को भी अपॉइंट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा समझौता अधिकारियों को भी अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर वो किसी क्षेत्र में सही समझे तो एक ही समझौता अधिकारी से काम चला सकते हैं। सामान्यतः जिस भी ज़िले में समझौता अधिकारी या कंसीलिएशन ऑफिसर को नियुक्त किया जा रहा है, वहाँ के जो जिला कलेक्टर होंगे उनको ही कंसीलिएशन ऑफिसर का उत्तरदायित्व सामान्य तौर पर सरकार सौंपती है। बात करेंगे अधिकार एवं कर्तव्य की, तो इस अधिनियम की धारा 12 के तहत जो कंसीलिएशन ऑफिसर होता है यानी कि संराधन अधिकारी जो होता है उसके कई सारे अधिकार होते हैं। इन अधिकारों में वो किसी भी नियोजक में जाकर, किसी भी संस्था में जाकर या किसी भी उद्योग में जाकर वहाँ के छानबीन कर सकता है, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है। ठीक है, और उनसे किसी भी तरह की जानकारी को वो मांग सकता है नियमित समय में जाकर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे और रात में या किसी ऐसे समय पर जाए जहाँ पर शायद वो क्षेत्र जो है वो बंद रहता हो, विपरीत परिस्थितियों को छोड़कर। तो अधिकार और कर्तव्य की हम बात करें तो धारा 12 में ये वर्णित हैं। इसमें नियोजक और कर्मकारों की मतभेदों को दूर करना इनका मुख्य कर्तव्य है और इनके पारस्परिक संबंध बने रहें इसको भी तय करना रहेगा। कार्यवाही का प्रारंभ एवं समाप्ति की बात करी गई है कि तो कार्यवाही का प्रारंभ उसी दिन होता है जिस दिन संराधन अधिकारी को हड़ताल या तालाबंदी का नोटिस मिले। ठीक है, अब ये क्या बात होती है समझिए। कंसीलिएशन ऑफिसर की अपनी एक कार्यवाही होती है। हम सभी को पता है कि कंसीलिएशन ऑफिसर को एक रिपोर्ट जो है वो कंसीलिएशन बोर्ड को भेजनी होती है, और वो कब भेजनी होती है? 14 दिन के भीतर भेजनी होती है। तो ये किस दिन से काउंट होगा? ये उस दिन से काउंट होगा जिस दिन लिखित स्वरूप में संराधन अधिकारी या कंसीलिएशन ऑफिसर को जो है वो नोटिस प्राप्त होता है संस्थान की तरफ से कि हमारे यहाँ ये विवाद की स्थिति है और इस विवाद के लिए हम आपकी सहायता चाहते हैं। तो जिस तिथि को कंसीलिएशन ऑफिसर या संराधन अधिकारी को वो नोटिस प्राप्त होगा उस तिथि से कार्यवाही को प्रारंभ माना जाएगा। ठीक है, उस तिथि से इस कार्यवाही को प्रारंभ माना जाएगा। अब इसके 14 दिन के भीतर जो है ये काम करना होगा किसको? संराधन अधिकारी को, कि अपनी रिपोर्ट जो है वो किसे सौंपनी होगी? बोर्ड ऑफ कंसीलिएशन को सौंपनी होगी। तो प्रतिवेदन की अवधि यहाँ पर हम देख चुके हैं कि समझौता अधिकारी को 14 दिनों के अंदर अपना प्रतिवेदन सरकार के पास प्रेषित करना होता है। लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसा करना संभव न होने का मतलब यह नहीं होगा कि उसकी कार्यवाही स्वतंत्र, शून्य और निष्प्रभावी हो जाएगी। दोनों विवादास्पद पक्ष लिखित समझौता करके अवधि को बढ़ाए जाने की सरकार से प्रार्थना कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि देखो 14 दिन में तो भेजना है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 14 दिन में ही भेजा जाए, ये तो नियम के प्रावधान है। लेकिन मान लेते हैं यदि दोनों पक्ष मिलकर किसी भी समझौते पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो लिखित में सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं, अनुमति प्राप्त कर सकते हैं और इस तिथि को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कंसीलिएशन ऑफिसर। अब कंसीलिएशन ऑफिसर से भी यदि ये केस नहीं बनेगा तो कंसीलिएशन ऑफिसर के बाद ये केस या ये प्रकरण कहाँ जाएगा? बोर्ड ऑफ कंसीलिएशन के पास जाएगा, है ना। BGT यहाँ से अब शुरू हो जाएंगे। बोर्ड
BCT सॉरी, बोर्ड, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और ट्राइब्यूनल सब यहाँ से शुरू हो जाएंगे। तो समझौता बोर्ड की हम बात करें, यानी कि बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर की हम बात करें, तो इसके गठन का जो पूर्ण अधिकार होगा वो समुचित सरकार को होगा। समुचित सरकार का मतलब यहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से है। किससे है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से। यदि समुचित सरकार शब्द में स्टूडेंट को परेशानी आ रही हो तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हम सभी ने बहुत समय से पढ़ा है, तो वही होंगे। घोषणा का राजकीय राजपत्र में करेगी। अब बोर्ड का जो गठन होगा उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि या तो बोर्ड में सदस्यों की संख्या 3 होगी या 5 होगी, यानी कि सदैव कैसी होगी? विषम होगी। ठीक है। अब इसमें क्या होगा? विषम इसलिए होती है क्योंकि इसमें एक व्यक्ति ऐसा होता है जो दोनों ही पक्षों से नहीं होता है। एक व्यक्ति ऐसा होगा जो दोनों पक्षों से नहीं होगा, मतलब निष्पक्ष रूप से अपने निर्णय देने के लिए स्वतंत्र होगा। इसके अलावा यदि 3 सदस्य हैं तो 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जो एक कर्मचारियों के समूह का प्रतिनिधित्व करेंगे और दूसरा जो व्यक्ति होगा वो नियोक्ता के समूह का या नियोक्ताओं का क्या करेंगे? प्रतिनिधित्व करेंगे। तो यदि 3 मेंबर बॉडी है, 3 सदस्यीय निकाय है, तो एक व्यक्ति आपका अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन होगा, एक व्यक्ति कर्मचारियों की तरफ से और एक व्यक्ति नियोक्ताओं की तरफ से, 3 लोग हो गए। वहीं यदि ये 5 व्यक्तियों का समूह है, 5 मेंबर बॉडी है, तो एक सदस्य जो होगा वो आपका अध्यक्ष या चेयरमैन है, 2 सदस्य कर्मचारी हैं और 2 सदस्य नियोक्ताओं की तरफ से। 2 सदस्य जो होंगे वो नियोक्ताओं की तरफ से होंगे। इस तरह से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो चलेगा, बोर्ड जो है वो गठित होगा। बोर्ड का अध्यक्ष किसी भी पक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, ये स्वतंत्र रहेगा अपने निर्णय को देने के लिए, यानी कि स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय को ये प्रेषित कर सकेंगे और इनकी नियुक्ति समुचित सरकार यानी कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपने विवेक के आधार पर कर सकती है। इसके लिए कुछ योग्यता या संख्या जो है इस एक्ट में नहीं दी गई है। बैठकों की हम बात करें तो आवश्यकता अनुसार समय समय पर बोर्ड की बैठकें होंगी, लेकिन कोरम को पूरा करना अनिवार्य होगा। यदि बोर्ड में 5 सदस्य हैं तो 3 सदस्यों से कोरम का गठन होगा और यदि बोर्ड में 3 सदस्य हैं तो कोरम का गठन 2 सदस्यों से होगा। अब ये चीज़ समझनी और बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। कोरम यानी कि गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब ये है कि किसी भी बैठक में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए ताकि वो कोरम को पूर्ण कर दिया जाए। ठीक है, कोरम को क्या कर दिया जाए? पूर्ण कर दिया जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि 5 सदस्यीय निकाय है तो कम से कम 3 सदस्य बैठक में उपलब्ध होने चाहिए, तभी बैठक में जो निर्णय लिए जाएंगे उनको मान्य किया जाएगा। ठीक है, क्या होता है जब इस तरह की व्यवस्था होती है तो कोरम का अपना एक महत्व होता है। कोरम का मतलब ये होता है कि कम से कम इतने सदस्य तो उपलब्ध होने ही चाहिए, तभी इनके द्वारा ये इस बैठक को मान्यता मिलेगी और इस बैठक में लिए गए निर्णय प्रभावी होंगे। ठीक है, तो 5 सदस्यीय निकाय में 3 सदस्य यदि हैं तो कोरम पूरा माना जाएगा और यदि ये कोरम कोई निर्णय लेता है तो उसे सर्वमान्य किया जाता है। वहीं यदि 3 सदस्यीय निकाय है, 3 मेंबर बॉडी है, तो 3 में से यदि 2 सदस्य भी उपलब्ध हैं तो इसे कोरम को पूरा माना जाएगा और इनके द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है तो उस निर्णय को लागू किया जा सकेगा, नकारा नहीं जाएगा। बोर्ड के कार्यों की हम बात करें तो धारा 13 जो है वो बोर्ड के कार्यों को बताती है। ठीक है, कंसिलेशन ऑफिसर यानी कि कंसिलेशन जो आपका समाधान अधिकारी होता है उसके कार्यों को, उसके अधिकार और उत्तरदायित्वों को धारा 12 बताती है। धारा 13 बोर्ड के कार्यों और उत्तरदायित्वों को बताती है। ठीक है, उत्तरदायित्व वही होंगे कि भाई आपको किसी भी विवाद का निष्पादन करना है, आपको औद्योगिक क्षेत्र में संबंधों को बनाए रखने में, मजबूत रखने में अपना योगदान देना है। सिंपल सी बात। अब यहाँ तक हमने चीज़ें देख ली जहाँ पर हमने बात करी है आर्बिट्रेशन मशीनरी को यानी कि पंचतंत्र समझौता को समझने की। ठीक है, मैं एक बार फिर से यहाँ पर बता दूँ कि मीडिएशन यानी कि मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन यानी कि पंचतंत्र या समझौता यंत्र, और तीसरा होता है एजुडिकेशन। ये हमने देख लिया कि भाई मीडिएशन यानी कि सामान्य तौर पर कोई आएगा, मध्यस्थता करेगा, आपस में बातचीत को निपटा लेंगे। इसके बाद आता है आर्बिट्रेशन। ये बताया था मैंने आपको कि ये मध्यस्थता ही है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें थोड़े से कानूनी दांव-पेच आ सकते हैं, जैसे सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो मध्यस्थता तो है लेकिन इसमें थोड़ा सा लीगली है ये। ठीक है, और उसके बाद एजुडिकेशन। एजुडिकेशन में हम ये देखेंगे कि भाई अब सीधा हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो यहाँ पर हमने वर्क कमेटी को देखा, यहाँ पर हमने आर्बिट्रेशन में वर्क कमेटी को तो हमने मीडिएशन में देखा, सॉरी एजुडिकेशन में हमने, आर्बिट्रेशन में यदि हम बात करेंगे तो आर्बिट्रेशन में हम 2 बॉडीज़ को देखेंगे। पहली बॉडी है आपकी यहाँ पर कंसिलेशन ऑफिसर और दूसरा है कंसिलेशन बोर्ड। ठीक है, वर्क कमेटी को भी लगभग इसमें ले लिया जाता है, बट वर्क कमेटी का मुख्य काम जो होता है वो
मीडिएशन का माना जाता है। और अब हम पहुंचते हैं एजुडिकेशन पर। एजुडिकेशन यानी कि हम 3 से लेके 6 तक तो समझ चुके हैं, अब बारी हम धारा 7, 7A और 7B को समझेंगे। तो न्यायाधिकरण में 3 उपविभागों का उल्लेख किया गया है जो धारा 7 में, 7A में और 7B में दिया गया है, ठीक है। यानी कि ट्राइब्यूनल, लेबर ट्राइब्यूनल और नेशनल ट्राइब्यूनल, इन तीनों चीज़ों को हम न्यायाधिकरण में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेबर कोर्ट की, श्रम न्यायालय की, यानी कि लेबर ट्राइब्यूनल की हम बात करेंगे। तो श्रम न्यायालय के लिए योग्यता में कही गई है कि कोई भी व्यक्ति श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी होने के लिए तभी माना जाएगा तब। पहली चीज़ ये समझो, धारा 7 में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, यानी कि जितनी भी बॉडीज़ दी गई हैं, ये सभी के सभी 1 मेंबर बॉडी हैं। इस चीज़ को दिमाग में यहीं के यहीं फिट कर लो। एक सदस्यीय निकाय हैं, यानी कि जितने भी ट्राइब्यूनल हैं आपके, ये सभी के सभी एक सदस्यीय निकाय होंगे जिनमें जज बैठेगा, जिसे पीठासीन अधिकारी या फिर रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो कहा जाएगा। दूसरी चीज़ जो हमें समझनी है कि ये जो एक व्यक्ति यहाँ पर बैठेंगे, ये पूरी तरह से निष्पक्ष रूप पर चुने जाएंगे सरकार के द्वारा। मतलब ये व्यक्ति ना तो नियोक्ता के पक्ष का होगा, ना ही कर्मचारियों के पक्ष का होगा। एक ऐसा व्यक्ति होगा जो दोनों पक्षों के लिए निष्पक्ष रूप से काम कर सके, अपने निर्णय दे सके। तो यदि न्यायालय में जो एक व्यक्ति को बैठना है तो उसके हम योग्यता की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसमें भारत में कम से कम 7 वर्ष के लिए कोई न्यायिक पद धारण किया हो तो एलिजिबल होंगे। वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या तो रिटायर्ड हो या सिटिंग हो, दोनों ही चलेंगे नए अमेंडमेंट के हिसाब से। या फिर कम से कम 3 वर्ष तक जिला न्यायाधीश या एडिशनल न्यायाधीश रहा हो, यदि ये योग्यता है तब भी एलिजिबल होंगे। इसके अलावा वह भारतीय विधिक सेवा के वर्ग 3 का अधिकारी हो और उसने कम से कम 3 वर्ष का अनुभव इस क्षेत्र में रखता हो। यदि इनमें से कोई भी एक योग्यता को वो धारित करता है तो उसे हम श्रम न्यायालय, लेबर कोर्ट में एक रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। हमसे मतलब यहाँ पर है इस एक्ट के माध्यम से सरकार है। अब बात करेंगे अधिकरण तथा राष्ट्रीय अधिकरण के लिए योग्यताएं। तो अब तक हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर हमने लेबर ट्राइब्यूनल देखा। लेबर कोर्ट या लेबर ट्राइब्यूनल एक ही बात होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर हम ट्राइब्यूनल यानी कि सामान्य ट्राइब्यूनल और नेशनल ट्राइब्यूनल्स के बारे में समझने वाले हैं। दोनों के लिए जो योग्यताएं हैं वो सेम है। दोनों ही पदों के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित हैं जो कि सेम है, ये हमें ध्यान से समझनी है। दोनों ही 1 मेंबर बॉडी, एक बार फिर से मैं बता दूं, यानी कि धारा 7 में जो भी आपको बॉडीज़ दी गई हैं ये 1 मेंबर बॉडी ही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे योग्यताओं की। तो वही व्यक्ति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, यानी कि रिटायरिंग या सिटिंग दोनों ही चलेंगे, ठीक है। वही व्यक्ति जो कम से कम 3 वर्ष तक जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रह चुका हो, वही प्रीवियस वाली कहानी। उसने उप मुख्य श्रमायुक्त केंद्रीय या राज्य श्रम आयुक्त में संयुक्त आयुक्त का पद संभाला हो और विधि स्नातक की उपाधि रखता हो और श्रम विभाग में कम से कम 7 वर्ष के कार्य का अनुभव रहा हो। यदि इन योग्यताओं को वो पूरी करता है, इनमें से किसी भी एक योग्यता को वो धारित करता है, तो उस व्यक्ति को हम अधिकरण में यानी कि ट्राइब्यूनल में या राष्ट्रीय अधिकरण यानी कि नेशनल ट्राइब्यूनल में पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट थी बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं हम कार्यकाल की कि 7A और 7B की जो बॉडीज़ हैं उनका कार्यकाल कितना होगा। तो जो पीठासीन अधिकारी होंगे वो सामान्यतः 3 वर्ष के लिए चुने जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो उनकी अधिकतम आयु होगी वो 65 वर्ष होगी। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए 64 वर्ष की उम्र में पीठासीन अधिकारी बन जाता है, तो 64 वर्ष की उम्र में पीठासीन बनने के बाद 3 वर्ष तक की उसकी अवधि है, लेकिन वो 1 साल बाद चूँकि 65 वर्ष का हो जाएगा, इसलिए उनकी जो 1 साल बाद ही सेवाएं हैं वो स्वतः समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी चीज़ पहले होगी वो उनका टेन्योर माना जाएगा। लीगली टेन्योर कितना है, 3 वर्ष का या फिर 65 वर्ष की आयु, याद रखना है। राष्ट्रीय अधिकरण के क्षेत्राधिकार को अपन समझ लेते हैं कि इनका क्षेत्राधिकार क्या है या ये किस किस जगह के जो केसेस हैं उनको हैंडल कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय अधिकरण उन सभी विवादों के निर्णय करने का क्षेत्राधिकार रखता है जो राष्ट्रीय महत्व के हों या ऐसे विवाद हो जिनका व्यापक प्रभाव अन्य राज्यों में स्थित स्थानों पर भी पड़ सकता है, ठीक है।
तो राष्ट्रीय अधिकरण दो तरह के प्रकरणों को समझेंगे, या तो वो नेशनल इम्पोर्टेंस के प्रकरण देखेंगे, मतलब ऐसी कंपनी जिसका प्रभाव पूरे देश में है। मान लीजिए रिलायंस में कोई इशू आ जाता है या टाटा कंपनी में कोई इशू आ जाता है, तो इस तरह के प्रकरण को देखेगी। या कोई मान लीजिए BHEL है, या हमारी कोई नवरत्न कंपनियाँ हैं, महारत्न कंपनियाँ हैं, इस तरह के जितने भी प्रकरण होते हैं वो राष्ट्रीय अधिकरण के पास जाते हैं। इसके अलावा मान लीजिए एक कोई कंपनी है जो 2 राज्यों में है मान लीजिए, तो उसके विवाद से दोनों राज्यों पर फ़र्क पड़ रहा है, तो यदि एक से अधिक राज्य पर फ़र्क पड़ रहा है किसी भी विवाद का, तो उस तरह के विवाद भी राष्ट्रीय अधिकरण में आते हैं। मतलब ऐसा कोई भी विवाद जिसका व्यापक प्रभाव एक राज्य की सीमा के बाहर पड़ सकता है, वो राष्ट्रीय अधिकरण के कार्यक्षेत्र में आते हैं। यदि वो राज्य के अंदर है तो उस राज्य का लेबर कोड जो है उसे हैंडल करेगा। श्रम न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करें तो द्वितीय अनुसूची तक ही इसे सीमित माना गया है, यानी कि यदि किसी संस्थान में काम करने वाले लोगों की संख्या 100 या 1000 के बीच है, तो तृतीय सूची में आने वाले मामलों को भी उसे देखने का अधिकार जो है वो प्राप्त होगा। श्रम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को यहाँ पर हमने समझा और बात करने की कोशिश करी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कार्यकाल, राष्ट्रीय अधिकरण का क्षेत्राधिकार और श्रम न्यायालय के क्षेत्राधिकार, तीनों चीज़ों को देखा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि ये जो कोर्स है ये डेमो क्लासेस हैं, जो आपको 4 मिल चुकी हैं। डेमो क्लासेस हमने ख़त्म कर दी हैं। अब जो हिंदी मीडियम की लेबर कोड, लेबर लॉज की क्लासेस है वो सारी की सारी ऐप पर अवेलेबल हैं, ये भी फ्री हैं। बस 599 का जो कोर्स है आपके साथ, उस कोर्स के साथ हमने इसे फ्री अलाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो आप वहाँ से इसे एक्सेस ज़रूर कर सकते हैं। अब द्वितीय अनुसूची में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ज़रा हम इसे एक बार देख लेते हैं कि द्वितीय अनुसूची में क्या क्या आता है जो इम्पोर्टेंस रखता है। तो सबसे पहले स्थायी आदेश के अंतर्गत निदेशक द्वारा पारित आदेश की वैधता एवं औचित्य। स्थायी आदेश यानी कि स्टैंडिंग ऑर्डर जो होते हैं उनके बारे में बात करी जा रही है। दूसरा, स्थायी आदेशों की व्यापकता एवं विश्लेषण, ये द्वितीय अनुसूची में रखा गया है इस एक्ट के। सी है, अनुचित ढंग से श्रमिकों का निष्कासन किया जाता है, उनकी सेवा मुक्ति कर दी जाती है तथा उनका पुनर्नियोजन किया जाता है। तो इस तरह के जो प्रकरण हैं वो द्वितीय अनुसूची में रखे गए हैं। किसी परंपरागत विशेषाधिकार या रियायत को वापस लिया जाता है, तो ये भी द्वितीय अनुसूची में इस तरह के विवाद हैं और द्वितीय अनुसूची में, इसीलिए इन्हें लेबर कोड, इन्हें कौन देखेगा? द्वितीय अनुसूची की यदि हम बात करें तो याद रखना है आपको कि द्वितीय अनुसूची के जितने भी विषय हैं वो श्रम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आप ये पढ़ रहे हैं ये सभी के सभी श्रम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हैं, यानी कि इनमें से कोई भी प्रकरण यदि बनता है तो उस केस को श्रम न्यायालय में लिया जाएगा सर्वप्रथम। इसके अलावा हड़ताल या तालाबंदी की बात आती है, तो इनकी वैधता या अवैधता की वजह से कोई प्रकरण बनता है तो वो भी श्रम न्यायालय में जाएगा। या अन्य सभी मामले जो तृतीय अनुसूची में नहीं है, अब हम तृतीय अनुसूची भी देखेंगे, तो इनके अलावा इनके साथ वो सभी मामले जो तृतीय अनुसूची में नहीं होंगे वो सभी के सभी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, एनलिस्ट होते हुए दिख जाएंगे। अब अधिकरण के क्षेत्राधिकार को हम देख लेते हैं, यानी कि अभी हमने श्रम न्यायालय, लेबर कोड के क्षेत्राधिकार को देख रहा, ठीक है, इट्स ओके। अब हम ट्राइब्यूनल और नेशनल ट्राइब्यूनल्स के क्षेत्राधिकारों को देखने वाले हैं जो कि तृतीय अनुसूची में है। तो अधिकरण में कौन से आएंगे? द्वितीय अनुसूची वाले तो आएंगे ही आएंगे, साथ में तृतीय अनुसूची वाले भी आएंगे। तो जैसे तृतीय अनुसूची वालों को हम देखें तो इसमें मजदूरी से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड और उसको किस तरह से दिया जाता है इससे रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो ट्राइब्यूनल में जाएंगे। पाली के अनुसार कार्य, यानी कि जो शिफ्ट है, वर्किंग शिफ्ट है, उससे रिलेटेड यदि कोई मुद्दे हैं तो वो अधिकरण देखेगा। प्रतिकार विषयक या भत्तों से रिलेटेड, बोनसेस से रिलेटेड, अलाउंसेस से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, कोई मुद्दे हैं, वो उसका क्षेत्राधिकार अधिकरण के पास होगा। ग्रेड का निर्धारण करना है, ग्रेड यानी कि वेतन, पे बैंड की यहाँ पर बात हो रही है। कार्यालय एवं विश्राम के समय, यानी कि भाई आपका जो समय है, दिन के घंटे, विश्राम के घंटे, साप्ताहिक घंटे, इससे रिलेटेड, इससे संबंधित कोई इशू है वो अधिकरण का क्षेत्राधिकार कहलाएगा। अनुशासन से संबंधी या नियमावली से संबंधी, मान लीजिए किसी संस्था का सेवा नियम है या बायलॉज हैं, तो उसको तोड़ने पर यदि किसी कर्मचारी के ऊपर कोई प्रकरण है या कर्मचारियों के द्वारा उसको नहीं माना जा रहा है, लग रहा है कि भाई नियोक्ता हमारे ऊपर अनैतिक रूप से दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरह के जो मुद्दे होंगे वो भी अधिकरण के पास जाएंगे। सर्वोत्तम छुट्टियां तथा अवकाश, यानी कि जो आपकी पेड लीव होती हैं या आपकी जो लीव होती है उससे संबंधित मुद्दे भी, और बोनस, भविष्य निधि, अंश पूंजी, ग्रेच्युटी आदि के मुद्दे भी कहाँ पर जाएंगे? अधिकरण के पास जाएंगे। ये सभी अधिकरण का क्षेत्राधिकार माना जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे शिकायत निवारण तंत्र, यानी कि ग्रेवियंस रिडर्सल मशीनरी,
GRE ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो GRE को कहाँ पर लिया गया है? इस एक्ट के 2010 के अधिनियम में GRE को लेकर आया गया था। जब भी हम GRE बोलेंगे तो ग्रेवियंस रिड्रेसल मशीनरी से बोला जाएगा, शिकायत निवारण तंत्र से बोला जाएगा, ठीक है। ये वर्ड आप नहीं पढ़ेंगे, ग्रेवियंस रिड्रेसल मशीनरी GRM। तो सबसे पहली चीज़ तो ये बोली गई है कि जिस भी संस्था में 20 या 20 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे होंगे वहाँ पर GRM होना पड़ेगा, कंपलसरी है, पहली चीज़, ठीक है। इस समिति में नियोजक और कर्मचारियों की सम संख्या में सदस्य होंगे, यानी कि GRM में जो भी लोग बैठेंगे वो समान संख्या में होंगे, नियोक्ताओं की तरफ से भी और कर्मचारियों की तरफ से भी। और इनके अध्यक्ष को प्रतिवर्ष चुना जाएगा और एक एक करके चुना जाएगा, यानी कि एक वर्ष नियोजक की तरफ से अध्यक्ष होगा तो दूसरे वर्ष कर्मचारियों की तरफ से अध्यक्ष होंगे। तीसरी संख्या क्या है कि इन सदस्यों की संख्या 6 से अधिक नहीं हो सकेगी, लेकिन 2 सदस्यों वाली समिति में न्यूनतम एक महिला सदस्य जरूर होगी, ठीक है। तो अब ये चीज़ें एक बार फिर से हम समराइज़ कर लेते हैं जल्दी से। देखो, GRM के बारे में याद रखना है। पहले तो ये 2010 के संशोधन में आया है, यानी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के संशोधन 2010 जो आया था उसमें आया था। इसमें बोला गया कि 20 या 20 से अधिक कर्मचारी हैं तो वहाँ पर GRM यानी कि ग्रेवियंस रिड्रेसल मशीनरी यानी कि शिकायत निवारण तंत्र होना जरूरी है। इसमें नियोक्ता और कर्मचारियों की समान सदस्यता या प्रतिनिधित्व रहेगा, मतलब जितने प्रतिनिधि नियोक्ता की तरफ से रहेंगे उतने ही प्रतिनिधि कर्मचारियों की तरफ से भी रहेंगे। आगे क्या बोला गया कि इसमें जो अधिकतम संख्या होगी सदस्यों की वो 6 होगी, यानी कि अधिकतम जो नियोक्ता के सदस्य हो सकते हैं, नियोक्ता का प्रतिनिधित्व हो सकता है वो 3, और 3 ही अधिकतम जो प्रतिनिधित्व होगा वो किसका होगा? आपके कर्मचारियों का हो सकेगा। और इसमें एक महिला सदस्य का होना अति अनिवार्य माना जाएगा। साथ ही इसमें जो अध्यक्ष का चुनाव होगा वो इस तरह से किया जाएगा कि एक वर्ष जो अध्यक्ष होगा वो नियोजक की तरफ से होगा, अगले वर्ष जो अध्यक्ष होगा वो कर्मचारियों की तरफ से होगा, उसके अलावा तीसरे वर्ष फिर से अध्यक्ष जो होगा वो नियोक्ता की तरफ से होगा। मतलब ये रोटेशन चलता रहेगा, रोटेशन पॉलिसी चलेगी। एक बार अध्यक्ष रहेगा नियोक्ता की तरफ से, अगली बार जो अध्यक्ष रहेगा वो कर्मचारियों की तरफ से रहेगा, एंड सो ऑन। पंच निर्णय यानी कि आर्बिट्रेशन को हम समझ चुके हैं, बहुत डिटेल में समझ चुके हैं, तो अब इसमें कुछ करने की ज़रूरत आपको है नहीं, ठीक है। पंच और न्यायाधिकरण में अंतर क्या होता है? तो पंच और न्यायाधिकरण में अंतर सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो पंच होते हैं ये मल्टी मेंबर बॉडी यानी कि बहुसदस्यीय निकाय है, न्यायाधिकरण एक सदस्यीय निकाय है। पंच कोशिश करते हैं कि जो समझौता हो वो बिना किसी बड़े कानूनी दाव पेच के हो, ठीक है, कोर्ट की हियरिंग ना हो, पनिशमेंट किसी को ना मिले, आपस में कलेक्टिव बार्गेनिंग जिसे हम बोलते हैं उसके माध्यम से चीज़ें हो जाएं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर फाइन्स लगते हैं और सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने औद्योगिक विवाद अधिनियम को आज कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तीसरी, उसमें हम औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम को समझने वाले हैं, और यहाँ से अब बाकी के सारे एक्ट जो मिलेंगे ये 7 हैं, इसके अलावा लगभग मैं 15 एक्ट यहाँ पर हिंदी में कराने वाला हूँ। ये सभी के सभी जो एक्ट आपको मिलेंगे ये कहाँ पर मिलेंगे आपको? ये हमारी एप्लीकेशन पर मिलेंगे। तो अब आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेनी और वहाँ से इस कोर्स को एनरोल कर लेना, और फ्री में हिंदी मीडियम का कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं विद PDF। तो पढ़ती रहिए, आगे बढ़ती रहिए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।